हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सर अपनी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपना बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार करते हैं, और मैं अब भी आपसे ये कह रहा हूं कि जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होता तब तक हम चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। हालांकि बेसिक कंप्लीट होने में बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 दिन का समय है। जैसे ही बेसिक कंप्लीट होता है हम तुरंत चैप्टर्स पे आएंगे। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस लगातार चलती रहेंगी। आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड सारा मटेरियल ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मिलेगा। अब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आपको ये बात समझाई है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन का जो बेस होता है, उस बेस में हमें कम से कम 10 टॉपिक पढ़ने होते हैं और कम से कम 25 से 30 संरचनाओं को पढ़ना पड़ता है, स्ट्रक्चर्स को पढ़ना पड़ता है। संरचनाओं को हम ट्रिक से बनाते हैं और टॉपिक को हम अपने माइंड से समझते हैं। एक बार बेस क्लियर हो जाता है तो यकीन मानिए अपनी बुक का आधा भाग आप खुद ही कर लेंगे, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। पुराने वीडियोज़ में आपने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है, जो नए व्यूअर हैं, वो पुराने वीडियो देखकर ये कंफर्म कर लें कि हमने बेसिक में अभी तक 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कार्बन को बैलेंस करना और कार्बन की डिग्री सम्मिलित है। इसके अलावा हमने कल की वीडियो में असंतृप्तता गुणांक, अनसैचुरेशनल डिग्री को पढ़ा, यूडी वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा। उसका फॉर्मूला था ट्वाइस n1 माइनस n2 माइनस 2 अपॉन 2, जहाँ n1 का मतलब कार्बन की संख्या और n2 का मतलब हाइड्रोजन की संख्या है। कुल मिला के इन टॉपिकों को यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो पुराने वीडियो देखकर इन टॉपिकों को क्लियर कर सकता है। अभी हमें बेस में कम से कम 8 टॉपिकों को पढ़ना है और कम से कम 20 संरचनाओं को याद करना है। ये सारी चीज़ें आपको अपने चैप्टर से मिलेंगी, तब आपको ऐसा लगेगा कि हम पहले ही इनको पढ़ाए तो थोड़ा वजन हल्का हो गया है। टॉपिक नंबर 3, क्रियात्मक समूह, जो आज से स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। लेसन नंबर 10 ऑर्गेनिक का, लेसन नंबर 11, लेसन नंबर 12 और लेसन नंबर 13, ये चारों की चारों लेसन टोटली क्रियात्मक समूह पर डिपेंड हैं। क्रियात्मक समूह आपकी समझ में नहीं आए, आप इन चैप्टर्स को अच्छा डील नहीं कर पाएंगे। और देखो स्टूडेंट्स, बोर्ड में क्रियात्मक समूह तो आएंगे। छोटी बोर्ड 10th में आपने इनको पढ़ा होगा, सभी को नहीं पढ़ा होगा, ये सब सुना होगा, कुछ को पढ़ा होगा। बड़ी क्लास 12th में आपको सभी क्रियात्मक समूह को पढ़ना होगा। पता है, क्रियात्मक समूह की डेफिनेशन को, परिभाषा को, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एग्जामिनर, कोई भी इंटरव्यूअर जरूर पूछेगा। इंटरव्यू आपसे कहेगा कि आपका किस में इंटरेस्ट है, आप कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसका पहला क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह की सही परिभाषा क्या है? पता है स्टूडेंट्स, पूरी केमिस्ट्री में कम से कम 25 से 30 परिभाषाएं ऐसी हैं जो उनके नाम से खुद ही बन जाती हैं, जिनमें से एक क्रियात्मक समूह है। अब सोचो हमें कैसा लगता होगा जब एक्सटर्नल प्रैक्टिकल वाला आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करता है कि क्रियात्मक समूह की परिभाषा क्या है, आप उसके चेहरे की तरफ देखते हैं, जबकि ये टॉपिक तो हम स्टार्टिंग में ही करा देते हैं। 4 चैप्टर जो स्टार्टिंग के हैं, उन 4 चैप्टर्स में ये टॉपिक रेगुलरली आता है, रेगुलरली बच्चों के सामने होता है। अब देखो, ये वर्ड है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक से बनती है क्रियाशीलता, समूह तो समूह है ही। ऐसे विशिष्ट समूह या यौगिक जिनमें विशिष्ट क्रियात्मक लक्षण उपस्थित होते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं।
तत्वों या परमाणुओं का ऐसा समूह जो विशिष्ट क्रियात्मक लक्षण रखता है क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। क्रियात्मक वर्ड को यूज करते जाओ, परिभाषा बन जाएगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे बेसिस में कई स्टूडेंट तो बहुत शानदार प्रतिभा के धनी हैं, एग्जामिनर भी नहीं समझ पाते। एग्जामिनर ने पूछा, हाँ बेटा क्रियात्मक समूह की परिभाषा क्या है? सर क्रियात्मक समूह मतलब क्रियाशीलता, मतलब क्रियात्मकता, दैट मीन्स क्रियात्मक समूह। एग्जामिनर खुश हो गए, वेरी गुड, जबकि उसने तो केवल क्रियात्मक वर्ड से कुछ अलग बोला ही नहीं। और सही भी है। तत्वों या परमाणुओं का ऐसा समूह जो विशिष्ट क्रियात्मक लक्षण प्रदर्शित करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह हमारे सिलेबस में जितने भी हैं उन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे, पर मैं अगेन रिपीट करूंगा, परिभाषा गलत नहीं होनी चाहिए। क्रियात्मक वर्ड से ही परिभाषा बन जाएगी। तत्वों या परमाणुओं का ऐसा समूह जो विशिष्ट क्रियात्मक लक्षणों को दर्शाता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। डिस्कस करते हैं। ये तो कंफर्म है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। क्रियात्मक समूह की परिभाषा तो बोर्ड नहीं पूछेगा, इतना लेवल तो गिरा हुआ नहीं है बोर्ड का कि वो क्रियात्मक समूह की परिभाषा आपसे पूछेगा, लेकिन क्रियात्मक समूह को डिस्कस करवाएगा। जैसे नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं जानता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे फेमस वर्ड है, प्रत्येक स्टूडेंट इसे जानता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन हमारे बोर्ड के पैटर्न में 3 तरीके से आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड 3 प्रकार की संरचनाओं को रिप्रेजेंट करता है। पहली है सामान्य संरचना, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर। नंबर 2 बंधीय संरचना, जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक संरचना। इलेक्ट्रॉनिक संरचना, देखो पहली वाली सामान्य नॉर्मल स्ट्रक्चर, दूसरी वाली बंधीय बॉन्डिंग स्ट्रक्चर और तीसरी वाली इलेक्ट्रॉनिक संरचना। पता है बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक संरचना ऑलरेडी पूछ चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड की, और इलेक्ट्रॉनिक संरचना स्टूडेंट तब बना सकता है जब उस पर बंधीय संरचना आती है, और बंधीय संरचना वो तब बना सकता है जब वो सामान्य संरचना को जानता है। कुल मिला के तीनों पढ़नी पड़ेंगी, और मेरा मानना यह है कि आप सामान्य या नॉर्मल संरचना को याद करिए, बंधीय इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक बन जाएगी। जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर तो आपको रटना पड़ेगा, R बॉन्ड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप कहेंगे सर रटना कैसे है? अरे यार डिजिट भी तो रटी हैं आपने, आप कौन से समझ के आए हैं? मैं यहाँ लिखता हूँ इस तरीके से, आप बोलते हो 7। क्यों भाई, क्यों है 7 ये? अरे डिज़ाइन देख के तो पहचानते हो यार, रट के आए हम, हमें हमारे टीचर ने रटवाया है। ऐसे बने तो 7, ऐसे बने तो 6, ऐसे बने तो 5, रटाई तो है, लॉजिक कहाँ सीखा हमने? तो थोड़ा बहुत यार यहाँ भी रट लो। जब भी आपको बोर्ड की बुक में, किसी भी कॉम्पिटिटिव व्यू में, किसी भी एग्जाम पैटर्न में RCOOH दिखाई देता है, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। R एक एल्किल ग्रुप है जिसमें कार्बन की संख्या 1 से लेके आगे तक कितनी भी हो सकती है। COOH विशिष्ट लक्षणों वाला क्रियात्मक समूह है। जहां भी आपको COOH नजर आए आप तुरंत बोल देना ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब हमें बनानी है बंधीय संरचना, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। इसको रट लो आप, RCOOH को। बंधीय इलेक्ट्रॉनिक तो बच्चों अपने आप बन जाएगी। बंधीय बॉन्डिंग बनाने की बेहतरीन स्टाइल CNO432। कार्बन के बंध 4, नाइट्रोजन के बंध 3 और ऑक्सीजन के बंध
2 होने चाहिए। तरीका देखो, R बॉन्ड C, ठीक है। सेकंड वाला ऑक्सीजन है, इसको डबल बॉन्ड से नीचे लगाइए, रह गया O बॉन्ड H। अब जरा आप कॉमन सेंस से देखिए, इस कार्बन का एक बंध, 2 बंध, 3 बंध और एक 4 बंध, इस ऑक्सीजन का एक बंध और एक 2 बंध, इस ऑक्सीजन का एक बंध और एक 2 बंध, कुल मिला के ये पूरा की पूरा स्ट्रक्चर टोटली वैलेंस। कार्बन के बंध होने चाहिए 4, नाइट्रोजन के बंध होने चाहिए 3, ऑक्सीजन के बंध होने चाहिए 2। ऑक्सीजन के बंध एक और एक 2 कंप्लीट, कार्बन के बंध 1 2 3 4 कंप्लीट, ऑक्सीजन के बंध 1 और एक 2 कंप्लीट। सामान्य संरचना को आपको रटना पड़ेगा। 15 क्रियात्मक समूह आपके सिलेबस में है, 15 की 15 मैं आपको याद करा के दूंगा। ये मेरी पर्सनल हेडेक है, आप लोग रहने दीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार बोलने से बच्चों को अच्छा याद हो जाता है। RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है। RCOOH को हमें बंधीय स्ट्रक्चर में चेंज करना है। हम जानते हैं CNO432 कार्बन के बंध होते हैं 4, नाइट्रोजन के होते हैं 3, ऑक्सीजन के होते हैं 2। तो RCOOH में जो सेकंड ऑक्सीजन है, जो फर्स्ट ऑक्सीजन है, उसको कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड से लगाइए। दूसरी ऑक्सीजन बीच में अपने आप सेटअप है ही, साइड में H। अब देखिए बंध बैलेंस है, ये सभी सहसंयोजक बंध हैं। सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, इनकी नॉलेज आपने 11th में ली होगी। यदि नहीं ली है कोई इशू नहीं है, सिलेबस होने के बाद आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। फिलहाल हमने सामान्य संरचना को चेंज कर दिया है बंधीय संरचना में, और अब नंबर आता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना का। देखिए मेन पॉइंट तो यही है कि बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक संरचना को रियलिटी में फोकस करता है, उसी को पूछता है, लेकिन वो बंधीय से ही बनेगी। इलेक्ट्रॉनिक संरचना को बनाने के लिए हम थोड़ी स्टाइल सेटअप करते हैं। एक सहसंयोजक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है, ओके। CNO432 के स्थान पर CNO456, ये शॉर्ट स्टाइल है, 2 ही मिलेंगे आपको। कार्बन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन 4 हैं, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन 5 हैं, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो हमने इनको एक साथ CNO456 से रिप्रेजेंट कर लिया। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को रटने की हेडेक ही नहीं है। बंध निकालने हैं तो CNO432, और इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो CNO456। जहां एक बंध नजर आए उस एक बंध को हटाकर हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं। तो अब हम इस RCOOH को इलेक्ट्रॉनिक संरचना में कन्वर्ट करते हैं। ये टॉपिक एज इट इज आपको चैप्टर नंबर 12 में मिलने वाला है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर का नाम है, यहां सीख लोगे तो वहां प्रेशर बिल्कुल कम आएगा। बनाने का तरीका देखिए, R जैसा है वैसा, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन एज इट इज, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एज इट इज, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन, H एज इट इज, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो कॉमन सेंस लगाइए, 2 बंधों को हटाकर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन। अब आप एक कॉमन सेंस देखिए, ये सहसंयोजक बंध साझे से बना है, एक इलेक्ट्रॉन एल्किल ग्रुप R का है, एक कार्बन का है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक कार्बन का हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हुए, इन 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का हुआ। कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन एज इट इज रिप्रेजेंट है, देखिए आप 4 ही होने चाहिए, ये तो बैलेंस है, कुछ करना ही नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ये रहा। कॉमन सेंस कहता है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, फिलहाल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है सामने, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा लगा दिए, लाइक दैट। अब ये कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, 4 और एक्स्ट्रा लगा दिए इस तरीके से, ये कंप्लीट है। आप देखिए कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6,
ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीटेड। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो अपने आप में 1.5 नंबर का टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, चैप्टर नंबर 12 4 नंबर का है, जिसमें 2.5 नंबर का एल्डिहाइड कीटोन है और 1.5 नंबर का अकेला कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल की सामान्य संरचना को, बंधीय संरचना को और इलेक्ट्रॉनिक संरचना को मैंने आपको बता दिया है। इस टॉपिक को एक बार वापस से रिपीट करते हैं, आपको अच्छा अभ्यास होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड पेपर में इसकी बंधीय संरचना और इलेक्ट्रॉनिक संरचना आ सकती है। हम इसकी 3 संरचनाओं को जानते हैं। पहली संरचना है सामान्य संरचना, नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये रटनी पड़ेगी, R बॉन्ड COOH। दूसरी है बंधीय संरचना, I like to say bonding structure। तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक संरचना। सामान्य संरचना RCOOH, बंधीय में चेंज करने के लिए CNO 432। कार्बन के बंध 4 होने चाहिए, नाइट्रोजन के 3 होने चाहिए, ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए। मेंटेन करते हैं R बॉन्ड C, सेकंड ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑक्सीजन को कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड से इस तरीके से लगाइए। सेकंड ऑक्सीजन ऑटोमेटिक इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। देखिए आप, कार्बन का 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध, 4 बंध कंप्लीटेड। ऑक्सीजन का 1 बंध, 2 बंध कंप्लीटेड। इस ऑक्सीजन का 1 बंध, 2 बंध कंप्लीटेड। अब इस बंधीय संरचना को हमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना में कन्वर्ट करना है। इसके लिए गाइडलाइन क्या कहती है, जहां 1 बंध नजर आए वहां पे आप 2 इलेक्ट्रॉन लगाइए। CNO 432 के स्थान पे CNO 456 को फॉलो करिए। कार्बन के वायतम को इलेक्ट्रॉन 4 हैं, नाइट्रोजन के वायतम को इलेक्ट्रॉन 5 हैं, ऑक्सीजन के वायतम को इलेक्ट्रॉन 6 हैं। जहां 1 बंध नजर आए सहसंयोजक बंध, उसको हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। मेंटेन करते हैं, सिंपल है, पढ़ सकते हैं। R 1 बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन, C इस 1 बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन, O 1 बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन, H 1 बंध के स्थान पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, तो 2 बंधों के स्थान पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4। O दोनों में से 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, इन 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, इन 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट हैं, होने चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए, फिलहाल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन रेस्ट अमाउंट में लगा दीजिए। दैट्स क्लियर। कार्बोक्सिलिक अम्ल की तीनों संरचनाएं ऑलरेडी बन चुकी हैं, मैं एक बार आपको रिपीट भी करा चुका, गलती नहीं होनी चाहिए। पता है स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल 10th का स्टूडेंट भी जानता है, RCOOH, यदि वो बहुत अच्छा पढ़ा है तो, और आप भी जानते हैं RCOOH। डिफरेंस क्या है आप में और 10th के स्टूडेंट में? लगना चाहिए ना यार, हम उससे बड़े हैं। तो डिफरेंस ये है कि आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे आया। व्हाट इज़ द लॉजिक कि इसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं? क्या लॉजिक है सर? RCOOH से मैंने पूछा कि आपका नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे आया, कुछ और क्यों नहीं। बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूड है भाई, पढ़ना पड़ेगा आपको कि इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों कहते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे हुआ इसका। ये जो C डबल बॉन्ड O समूह दिख रहा है आपको,
इसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है। कार्बोनिल समूह, ये जो OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये जल वाला ही OH ग्रुप है जो वाटर में होता है। इसे हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। आपने पढ़ा होगा 100% ये। तो ये कार्बोनिल, ये हाइड्रोक्सिल, और आप जानते हैं अम्लों का यूनिवर्सल सफिक्स, अम्लों के पीछे जो अनुलग्न लगाते हैं वो होता है एक अम्ल। देखिए, अब ये 3 शब्द हो गए। कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O के लिए आया, हाइड्रोक्सिल OH के लिए आया, एक अम्ल यूनिवर्सल सफिक्स है, मैलोनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, एक अम्ल लगेगा ही लगेगा। अब इन 3 बड़े बड़े शब्दों को संधि करके थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए, अब जरा देखिए इसका नाम क्या बना। कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिलिक कॉम्बिनेशन कहता है कि इसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक अम्ल की इस बात को भी दिमाग में सेटअप करके चलें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों आया। इसमें कार्बोनिल समूह है, इसमें हाइड्रोक्सिल समूह है, और एक अम्ल आपको यूनिवर्सल लगाना पड़ेगा। कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल प्लस एक अम्ल, दैट्स इट, कार्बोक्सिलिक एसिड। उम्मीद करता हूं आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड कैसे बना समझ में आया होगा। हमारे इस टॉपिक में, क्रियात्मक समूहों के इस टॉपिक में, हमने पहला क्रियात्मक समूह कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी सामान्य संरचना, इसकी बंधीय संरचना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना कंप्लीटेड नाउ। टॉपिक नंबर 3 जो चल रहा है क्रियात्मक समूह के, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हमारे 4 चैप्टर्स को कवर करता है। इसी क्रियात्मक समूहों की श्रृंखला में नंबर 2 पर आता है अम्ल एमाइड। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है, इसलिए इसके नाम के आगे अम्ल लगा हुआ है। जनरली सिंगल वर्ड एमाइड से भी आपको मिल जाएगा, अम्ल एमाइड। अम्ल एमाइड 3 प्रकार की संरचना रखता है। नंबर 1 सामान्य संरचना, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर। नंबर 2 बंधीय संरचना, जिसे हम कहते हैं बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना। अम्ल एमाइड की सामान्य संरचना होती है R बॉन्ड CO बॉन्ड NH2। आपको रटना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, पहली स्ट्रक्चर रटनी पड़ेगी, नो डाउट। आपने ऐसे अंकों को रटा है, आपने हिंदी में वर्णों को रटा है, स्वरों को रटा है, वैसे आपको पहली स्ट्रक्चर रटनी पड़ेगी। आगे की 2 की मेरी गारंटी है। RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, मैं बहुत बार बोलूँगा स्टूडेंट्स, आपको याद हो जाएगा। RCONH2 अम्ल एमाइड। ऐसे आप घर पे भी दोहराइए, आपको बार बार दोहराने से ही क्रियात्मक समूह याद होंगे, और बिना क्रियात्मक समूह की केमिस्ट्री नहीं चलेगी। आप कैसे भी करके इन्हें याद करिए। पहला था कार्बोक्सिलिक अम्ल, सामान्य सूत्र था RCOOH। नंबर 2 है अम्ल एमाइड, सामान्य सूत्र है RCONH2। अब इसे बॉन्डिंग में कन्वर्ट करते हैं, आप भी मदद करिए। समझ रहा होगा, आप समझ रहे होंगे इस बात को कि आप कर सकते हैं। बॉन्डिंग बनाने के लिए स्टाइल लगाते हैं CNO 432 की। स्टाइल हमसे कहती है कार्बन के बंध 4 होने चाहिए, नाइट्रोजन के 3 होने चाहिए, ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए। ओके सर। R जैसा है वैसा, बॉन्ड C, ऑक्सीजन को निकाल के नीचे डबल बॉन्ड से लगा लीजिए, लाइक दैट। NH2, NH2 देखो ओपन हो गया। अब आप यदि रेगुलर स्टूडेंट हैं ऑनलाइन क्लासेस के, तो आपको रियली में पता चल रहा होगा कि ये बैलेंस स्ट्रक्चर है, ये पूर्णतः संतुलित है। एक बार देख लेते हैं। कार्बन के बंध 4 होने चाहिए, 1 2
3 4। ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए, 1 2। नाइट्रोजन के 3 होने चाहिए, 1 2 3। कंप्लीट है सर? बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसी बंधीय संरचना को इलेक्ट्रॉनिक में लेके जाते हैं। आप जानते होंगे जहां एक सहसंयोजक बंध है उसे हटाकर हमें लगाने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। CnO 432 के स्थान पर लगाने हैं CnO 456। कार्बन के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 5 और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 6। ये इन 3 तत्वों के बाह्यतम कोशीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मेंटेन कैसे करते हैं? R जैसा है वैसा, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। C एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बंधों को हटाकर 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एक बंध को हटाकर अगेन 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन। अब देखो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन है, साझे से बना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, 1 R का है। इन 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं। इन 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और 1 है नाइट्रोजन का। आप खुद देखिए, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन टोटली बैलेंस्ड 4 ही होने चाहिए। नाइट्रोजन के होने चाहिए 5। फिलहाल नाइट्रोजन का 1 2 और ये 3। 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बचे 2 नाइट्रोजन के ऊपर। इस तरीके से बैलेंस करके दिखा दीजिए। ऑक्सीजन बाह्यतम कोशीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। फिलहाल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2। हमें करने हैं 6 3 4 5 और 6। नाउ इट इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। बच्चों, क्रियात्मक समूहों में नहीं है कुछ भी। 2-3 क्रियात्मक समूह ऐसे आएंगे जो टाइट पड़ेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इनको पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे याद होंगे। नो डाउट, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अम्ल एमाइड सामान्य संरचना RCONH2। बंधीय संरचना बनाने के लिए CnO 432। इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाने के लिए CnO 456। जहां एक बंध हो उसे हटाकर आप 2 इलेक्ट्रॉन लगाइए। CnO 456 के अकॉर्डिंग चलिए, आप पे इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पता है, बेसिक में हमें क्रियात्मक समूहों को कराने के साथ साथ कुछ साइडलाइन चीज़ों को कराना होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम, कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे आया मैंने आपको बताया। और यहाँ अम्ल एमाइड में हमें एक साइडलाइन क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। अम्ल एमाइड की गंध कैसे होती है? यदि मेरे व्यूअर्स इसे देख रहे हैं और आप पे यदि ये आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। अम्ल एमाइड की जो गंध होती है वो कैसी होती है, क्या नाम देते हैं हम उसे? मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी वीडियो देखते हैं, यदि उन्हें याद है तो अम्ल एमाइड की गंध मुझे कमेंट में बताएं, मैं कल आपको इसका आंसर दूंगा। सर्च मत करना यार, आपको याद है तो बताना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपन तो ऑनलाइन क्लासेस में, कौन से फेस टू फेस मिल रहे हैं। सर्च मत करना गूगल पे, आप पे आता है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। अम्ल एमाइड की गंध क्या होती है? क्रियात्मक समूहों में हम तीसरे क्रियात्मक समूह पे आते हैं, क्योंकि हमें एक वीडियो में कम से कम 3 तो पढ़ने पड़ेंगे। कल वाले वीडियो में मैं इन्हें कंप्लीट ही कर दूंगा पूरा, पर आज कम से कम 3 से हमें प्रैक्टिस में आना होगा। अम्ल एमाइड के बाद नंबर 3 पर आता है शानदार क्रियात्मक समूह एस्टर। इसके बारे में पक्का आपने सुना होगा, सभी स्टूडेंट जानते होंगे। एस्टर एक ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसमें फलों के समान गंध आती है। पता है याद करने का तरीका, कभी भी आप बफर सिस्टम में जाएं तो वहाँ जहाँ पर फलों की इंस्टॉल लगी होती है वहाँ एक अजीब सी गंध आती है जहाँ फल कटे हुए होते हैं। तब जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल होके पढ़ते हैं, अरे यार फल कटे हुए हैं, गंध आ रही है, अरे यार एस्टर। एस्टर का हमें फॉर्मूला याद है या नहीं, ये उस समय याद करने के होते हैं। आप 1-2 बार बोल रहे हो यार बच्चों, भूलोगे ही नहीं कभी। एस्टर की सामान्य संरचना की बात करते हैं। एस्टर होता है RCOOR।
कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है RCOOH, अम्ल एमाइड होता है RCONH2, एस्टर होता है RCOOR। अब हम इसे बंधीय स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। बंधीय मतलब बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बनाने के लिए अपन कौन सी स्टाइल यूज करते हैं? CNO 432 को। कार्बन के बंध 4, नाइट्रोजन के बंध 3, ऑक्सीजन के बंध 2, और नाइट्रोजन तो है ही नहीं, केवल ऑक्सीजन कार्बन है। मेंटेन करते हैं R बॉन्ड C, फर्स्ट ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O, सेकेंड ऑक्सीजन एज इट इज बॉन्ड R। अब आप देखिए इस कार्बन का एक बंध, दो बंध, तीन बंध, चार बंध कंप्लीटेड। ऑक्सीजन का एक बंध, दो बंध कंप्लीटेड। ऑक्सीजन का एक बंध, दो बंध कंप्लीटेड। ये तो बैलेंस है। अब इसे चेंज करना है इलेक्ट्रॉनिक संरचना में। इलेक्ट्रॉनिक संरचना में मेंटेन करने के लिए आपने अभी मुझसे पढ़ा है CNO 456, कार्बन के बायतम को उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, नाइट्रोजन के बायतम को उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, ऑक्सीजन के बायतम को उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। एक सहसंयोजक बंध को हटाकर हमें लगाने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल राइट सर। R, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। C, दो बंधों को हटाकर 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। O, अगेन एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन R। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन साझे के बंध में, 2 इलेक्ट्रॉन साझे के बंध में, एक इलेक्ट्रॉन साझे के बंध में। कार्बन तो कंप्लीट है, कुछ नहीं लगाना। ऑक्सीजन के 6 होने चाहिए, फिलहाल 2 हैं। कितने कम पड़े? 4। एडजस्ट। इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, होने चाहिए 6। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कंप्लीटेड। बच्चों रेगुलर प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छा याद कर लेंगे इनको, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्रियात्मक समूहों की सामान्य संरचना आपको बेहतरीन रटी होनी चाहिए, तभी तो बंधीय बना पाएंगे। अभी आप क्या समझ रहे हैं? 3 पढ़ी हैं आपने, 12 और आएंगी। नॉर्मल स्ट्रक्चर रटा होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूं कि आप घर पे कोई तरीका बनाइए इनको रटने का। कोई आपसे कहता है कूलर ऑन कर दो, AC ऑन कर दो, क्योंकि गर्मी आने वाली है, गर्मी चल रही है, तो फिक्स कर लो यार। कूलर चलाएंगे, AC चलाएंगे, चलाने से पहले सभी क्रियात्मक समूह को बोल देना है। RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCONH2 अम्ल एमाइड, RCOOR एस्टर। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप क्लासेस में बने रहिए, आपको बहुत अच्छे ढंग से केमिस्ट्री लर्न होगी, आप सीखेंगे। सेकंड बुक के बाद फर्स्ट बुक करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चलता रहेगा, ऐसे ही बने रहिए सोनू सर के साथ। हैव ए गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। थैंक्स।